अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्पेसिमेन कलेक्शन को डिस्कस करना है। ये बहुत अहम है, ना सिर्फ केमिकल पैथोलॉजी के लिहाज से, बल्कि आप जब नॉर्मल रूटीन में वर्किंग में आएंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि टेक्स्ट बुक से केमिकल पैथोलॉजी की कोई भी टेक्स्ट बुक हो, जैसे कि ट्रीट्स हो, अगर आपके कोई कोलीग आपके इंस्टीट्यूट में है तो ये चैप्टर आप कोशिश करके पढ़ लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आने वाली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा। और कुछ चीज़ें मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो नॉलेज बेस्ड हैं, उसको आपने याद करना है। तो कोशिश करनी है कि लमसम आपको ये चीज़ें याद रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी। चलें थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं। जालिम और जफाकार को माफ़ कर देने का सवाब। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, पारा नंबर 4 सूरत आल इमरान आयत नंबर 134। तर्जुमा, और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। पारा नंबर 14 सूरत अन-नहल आयत नंबर 126। और अगर तुम सज़ा दो तो ऐसी ही सज़ा दो जैसी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई गई थी, और अगर तुम सब्र करो तो बेशक सब्र वालों को सब्र सबसे अच्छा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के आखिरी नबी, अल्लाह के महबूब मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर रहम करो, तुम पर रहम किया जाएगा, और लोगों को माफ़ कर दिया करो, तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। अल-मुस्नद अल इमाम अहमद बिन हम्बल की ये हदीस है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि सैयदुल मुबल्लिगीन रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन खसलतें, खूबियाँ, करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिसमें होंगी अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके हिसाब में नरमी से लेगा और उसे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो खसलतें, वो खूबियाँ, वो करेक्टरिस्टिक कौन सी हैं? फरमाया, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, और जो तुम्हारे साथ कता ताल्लुकी यानी कि रिलेशन को ब्रेक करे उसके साथ सिला रहमी, उसके साथ ताल्लुक़ को जोड़ो। सिला रहमी का मतलब ये है। और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो, और जब तुम ऐसा कर लोगे तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मारी और पुलिबैनी दो साइंटिस्ट हैं, केमिकल पैथोलॉजिस्ट के ना, बहुत बड़े ना। उन्होंने एक स्टडी की ऑन द बेसिस के जो जितने भी लैब के अंदर एरर आते हैं तो उनका कितना कितना चंक है। तो जो प्री एनालिटिकल एनालिसिस से पहले यानी कि लैब में पहुंचने से पहले जो एरर इंड्यूस हो जाते हैं, दे आर 65 to 70%। कितना बड़ा चंक है। तो इनकी हमें चीज़ें पता होंगी तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी इनको करने में। एक रिकमेंडेड ऑर्डर ऑफ ब्लड कलेक्शन है, तो उसको अगर हम फॉलो करें तो इनमें से कौन सी ट्यूब ऐसी है जिसको हम एंड में फिल करेंगे। एक सवाल ये आता है कि सबसे पहले किसको करेंगे। तो वो ऑर्डर ऑफ ड्रा ऐसा है कि उसको आपको याद करना है, वो आपको ऐसे याद हो जाए अच्छा है, लेकिन जो चीज़ें होती हैं ना थोड़ी सी अनटिपिकल, उनका निमोनिक बना लेना चाहिए। खुद बना लें, नेट से सर्च कर लें, ठीक है, वो आपको याद आ जाएगा, इंशाल्लाह याद आ जाएगा। तो मैंने एक नेट से ढूंढा, मुझे इतना अच्छा नहीं मिला तो मैंने खुद कोशिश की, अल्लाह ताला ने मदद की, बन गया। अब BCR होता है, ये BCR ABL जीन होगा, CML कौन सा ल्यूकीमिया होता है उसकी होती है जीन।
जीपी जनरल प्रेडिक्टर, यानी कि उसको कोई म्यूटेशन थी, वो जीपी के पास गया तो उसने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ। या फिर इसका ये है कि ब्लड कल्चर और कोगुलेशन की रिपोर्ट जो है ना, बीसी से ब्लड कल्चर और कोगुलेशन सी से की रिपोर्ट से आर जनरल प्रैक्टिशनर के पास गई। ठीक है, अब ये 6 आपको याद हो गई ना तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए ब्लड कल्चर वाइल की ट्यूब मुख्तलिफ होती है, एरोबिक एनारोबिक, आपको माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा अच्छा बताएंगे। जो मेजर होती है ना, अडल्ट की ब्लू और पीड्स की येलो कलर होता है। और पिंक कलर आपको याद होगा ना, स्काई ब्लू कलर का कोगुलेशन के लिए यूज़ होती है। अच्छा, और जो रेड कलर है या येलो है, ये सीरम सेपरेटर होते हैं, ये केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, रूटीन केमिस्ट्री, स्पेशल केमिस्ट्री के अंदर। हेपरिन ट्यूब है, ये भी केमिस्ट्री के अंदर भी यूज़ होती है। और उसके अलावा EDTA, CBC एनालिसिस, HbA1c और ग्लाइकोलिटिक इनहिबिटर, ग्रेट ऑफ सोडियम फ्लोराइड होता है, ये होती है ग्लूकोज के एनालिसिस के लिए। अब आप इसमें अंदाज़ा लगाएं, जो सीरम सेपरेटर ट्यूब है विद और विदाउट क्लॉट एक्टिवेटर, वो येलो है, वो तीसरे नंबर पर है। हेपरिन ट्यूब, ग्रीन टॉप ट्यूब चौथे नंबर पर है। EDTA ट्यूब पाँचवें नंबर पर है। ऑक्सलेट फ्लोराइड ट्यूब छठे नंबर पर है। तो इनमें सबसे एंड में यही आ रही है, इसका 6th नंबर है। इस तरह अगर सवाल पूछा जाए सबसे पहले कौन सी लेंगे, तो वो ब्लड कल्चर वाइल लेंगे। वो आगे एक सवाल आएगा। तो मैंने इसको थोड़ा आसान करने की कोशिश की है, इसको आप खुद भी कोई निमोनिक बना सकते हैं। और अगर आपको इससे भी अच्छा बने तो आपने ज़रूर शेयर करना है ग्रुप में, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। अच्छा, हीमोलाइज सैंपल है तो कौन सी चीज़ें फॉल्सली रेज्ड हो जाएंगी। देखिए हमेशा याद रखें, हमारा कोई भी सेल है, कुछ चीज़ें इंट्रासेलुलर हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा सेलुलर हैं। अब जो चीज़ें इंट्रासेलुलर हैं, जब बस्ट होगा तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएंगी, वो फॉल्सली रोंगली सूडो उसको लेवल को रेज कर देंगे। अब इनमें से एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑलरेडी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ज़्यादा है, वो सोडियम है। बाकी ये तीनों चीज़ें इंट्रासेलुलर स्पेस में ज़्यादा हैं, सेल के अंदर ज़्यादा हैं, जब बस्ट होगा तो फॉल्सली रेज हो जाएगा। हमने इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस की पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, सूडो हाइपरकलीमिया हो जाता है हेमोलिसिस की वजह से। अच्छा, अब EDTA का काम क्या है, ये डाईवेलेंट जो है ना, 2+ आयन जो होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम, उनको क्या करता है, चिलेट कर देता है, उनको अपने साथ बाइंड कर लेता है। जब बाइंड कर लेता है तो आपने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, कैल्शियम इज़ द मेजर एक्टिवेटर ऑफ क्लॉटिंग। जब वो ही इनहिबिट हो जाता है तो क्लॉटिंग नहीं होती और हमारा सैंपल क्लॉट होने से बच जाता है, जिसकी वजह से हम CBC भी लगा सकते हैं, उसका HbA1c भी लगा सकते हैं। तो इसका बी जवाब है। अच्छा, अब प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ हमारे इख्तियार में नहीं है। तो कंट्रोलेबल क्या है कि हम डाइट का ख्याल रख सकते हैं, हम कहीं यार फास्टिंग में आ जाना, तो ये कंट्रोल हम कर सकते हैं। लेकिन एक बंदे का जेंडर, जैसे मेरा मेल है, अब इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मेरी उम्र जितनी है उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर खुदा न खासा मुझे कोई मर्ज़ हो गया, लाक हो गया, तो वो मेरी ख्वाहिश से नहीं आया, मैं कंट्रोल उसको नहीं कर सकता। तो इससे आपको ज़ाहिर हो जाएगा। अच्छा, ब्लड कलेक्शन ट्यूब जिसके अंदर के सोडियम फ्लोराइड है और ऑक्सलेट दोनों हैं, उन्होंने क्या करना है, इनहिबिट करना है कोआगुलेशन को। वो किस मैकेनिज्म पे करेगी, इसको ज़रा थोड़ा सा समझें कि सोडियम फ्लोराइड ग्रेट ऑफ ट्यूब जो हमने यहाँ पर देखी, ये ग्लाइकोलाइसिस के लिए भी, ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देती है, तो ग्लूकोज के लिए भी यूज़ की जाती है। लेकिन आप ये देखें, इन दोनों का एक तो कॉम्बिनेशन है, दूसरा ये है कि ये जो कोगुलेशन कैसे, उसने सवाल ये नहीं पूछा कि ग्लूकोज को कैसे बचाती है, कोगुलेशन को कैसे बचाती है। वो क्या करती है, कैल्शियम आयन के साथ इनसॉल्युबल कम्प्लेक्स बना देती है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। वो कहता है कि जो क्यों मना किया जाता है कि जब सैंपल ले रहे हों तो ये जो कहते हैं जनाब जी अपनी मुट्ठी बंद करें खोलें, ये ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके रीज़न क्या है कि जब आप खोलते ज़्यादा बंद करते हैं तो आप क्या होता है, पोटाशियम रेज हो जाता है, लैक्टेट रेज हो जाता है, लैक्टेट रेज होता है तो पीएच कम हो जाती है, पीएच कम होती है तो जो आपका आयोनाइज कैल्शियम है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। वो उसका मैकेनिज़्म क्या है वो बस आप
इसको याद ही कर लें कि लोब इन्वर्स रिलेशन है। थोड़ा सा लंबा मैकेनिज्म है, लंबा हो जाएगा फिर ये। अच्छा, जो हम वेन को पंक्चर करते हैं वो इनमें से कौन सी हालत के अंदर मरीज हो तो वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वो क्या है कि जब स्टैंडिंग में हो ना तब ना करें। अब लेट्स सपोज स्टैंडिंग वाला ऑप्शन ना होता तो फिर ये वाला ऑप्शन ठीक होता कि सिटिंग में हो लेस देन 10 मिनट, आइडियली इट शुड बी 30 मिनट्स, ठीक है। स्टैंडिंग में क्यों नहीं करना चाहिए? कुछ मेरे जैसे बहादुर लोग भी हो सकते हैं जिनको सुरिंज की सुई देखकर वो फेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हाल तो ऐसा लोगों का नंबर बहुत कम होता है, लेकिन हमने हमेशा बेस्ट कोशिश करनी है। एसओपी इसीलिए बनाई जाती है। अच्छा, एक स्टेनलेस स्टील है। अब उसका मकसद क्या है, कौन से स्पेसिमन के लिए यूज़ किया जाता है? देखिए, स्टेनलेस स्टील क्या है, कंप्रेस्ड है। वो इसलिए कंप्रेस्ड रखी जाती है कि जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो पहले ही बहुत ट्रेस में है। अगर हम कुछ स्टेनलेस स्टील के अलावा अगर उस सुरिंज से भी कुछ मेटेलिक आयन चले गए तो हमारा ट्रेस एलिमेंट सही नहीं हो सकेगा, इसलिए स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया जाता है। अब वही सवाल आ गया कि सबसे पहले किसको फिल करेंगे, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, उसको आप याद कर लें, रट्टा लगा लें, निमोनिक बना लें। तो कल्चर वाइल जो है ना वो सबसे पहले फिल की जाती है। अच्छा, अगर आपके जहन में सवाल हो यार कल्चर बोतल क्यों फिल की जाती है पहले, देखें कल्चर मकसद क्या है कि हमने देखने कौन सा बैक्टीरिया है। अगर हम सारी ट्यूबों को करके, ठीक है, एंड में कल्चर कर रहे होंगे तो किसी वाइल के ऊपर कोई भी पैथोजन है तो हमारे कल्चर बोतल में आ जाएगा। तो लेस से लेस चांस हो कल्चर बोतल का। और हर एक मैकेनिज्म क्यों पहले है क्यों बाद में है उसकी रीजनिंग है। अच्छा, एक एसिडिफाइड सैंपल है, पीएच उसकी 3 से कम है, वो कौन सा एनालिट है जिसके लिए अनसूटेबल है? देखिए, हम सब के लिए हम एसिडिक मीडियम रखना हमारी ख्वाहिश होती है, एसिडिक मीडियम रखना है सिवाय यूरेट के, ठीक है। ये तो इनकी गाइडलाइन है कि इनका हमने एसिडिक मीडियम रखना है। तो ये आप नॉलेज बेस याद कर लें, उसकी मैंने रीजनिंग लिखी हुई है वो आप याद कर लें कि क्या होता है कि अल्कलाइन के अंदर यूरेट डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जब डिज़ोल्व हो एसिडिक पिंकिश क्रिस्टल बन जाते हैं तो वो हमें सही मेजरमेंट ही नहीं हो सकेगी उसकी, ये इसकी रीजनिंग है। अच्छा, एक रिसर्चर है वो स्पोर्ट्समैन के ऊपर ना काम कर रहा है। वो कहता है यार उसने ना कहा कि ना मैं ये एनालिट सीके एलडे एएसटी एल्डोलेज एक्सरसाइज से पहले उनका लेवल क्या था और एक्सरसाइज के बाद उनका लेवल क्या था। अच्छा, ये चंद लोग हैं, उनमें से कहता है कौन सा ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर मार्कली डिफरेंस होगा। देखें, जो मेरे जैसा होगा जिसने कभी एक्सरसाइज ही नहीं की, वो उठ के स्टडी में अपने आप को इनरोल करा लिया, तो जो पहले दिन के होगा ना उसकी बॉडी एक्लेमेटाइज ही नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसकी मार्कली रेज्ड होंगी। अच्छा, एक एंडोक्राइन क्लिनिक के ऊपर हमने ना कहा कि जो ओजीडीटी है ना वो हम 9 बजे के बाद नहीं करेंगे। वो 12 बजे बंदा उठ के आ गया या बंदी थी वो उठ के आ गई, उसने कहा भाई मुझे मेरा करे, मैं अब आ गई हूँ, मैंने रात का कुछ नहीं खाया हुआ। वो मेरे जैसा रात को लेट सोता होगा तो 12 बजे आ गया, तो भाई पैथोलॉजिस्ट ने कहा नहीं भाई मैंने तो टेस्ट नहीं करना। तो उसकी उसके पास रीजनिंग है। देखें, इंसुलिन इज आ इनका एक सर्केडियन रिदम है, ठीक है। जैसे जैसे दिन का वक्त गुजरता जाता है इंसुलिन रिस्पॉन्स लेस इफेक्टिव है, और ओजीटीटी का मकसद ही यही है कि इंसुलिन की रिस्पॉन्स चेक करना है कि जब उसको ग्लूकोज लोड दिया जाता है तो वो उसको कैसा रिस्पॉन्ड करती है, तो इस वजह से लेस इफेक्टिव हो जाता है। अच्छा, एक हेल्थ एंड वॉलंटियर था, स्टडी कर रहे थे, तो हमने उसको 700 किलो कैलोरीज की ना मील दे दिया। अब ये एक बात है, इसको नॉलेज बेस है कि फास्फोरस का लेवल इन सब में ज़्यादा रेज्ड होता है। अच्छा, एक 47 साल मेल है, स्मोकिंग कर रहा है 20 सालों से, कौन सा पैरामीटर इनमें इन्फ्लुएंस होगा मोस्ट? तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ना होती तो अगर कोई इनमें से ऑप्शन पूछा जाता तो फिर वो टीजीज होता।
टीजीज रेज होते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है टॉक्सिकोलॉजी के लिहाज से कि जब जो स्मोकर्स हैं ना उनके अंदर लेवल रेज होता है, ठीक है, तो हमने उसकी जो कट ऑफ है ना कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वो ज़्यादा है। कौन से ऐसे इनमें से हार्मोन है जो प्री मेच्योर बेबी के अंदर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द मेच्योर बेबी? देखिए इनमें एक जो है ना एल्डोस्टेरोन है, इट इज़ मोर एज कंपेयर टू द मेच्योर बेबी। एल्डोस्टेरोन आपको पता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, क्योंकि जो प्री मेच्योर है ना इट इज़ मोर प्रोन के वो अपने इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता, तो नेचुरली उसका स्ट्रेस की वजह से एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होता है ताकि वो उसको मैनेज कर पाए। अच्छा जनाब जी, वॉलंटियर्स से उनको हमने ना शुमाली इलाका जहाज़ में भेज दिया, तो कौन सा इनमें से लैब पैरामीटर है जो कि चेंज हो जाएगा? देखिए बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उनमें से एक क्या है, उनका इरिथ्रोसाइट 2,3 डिसफॉस्फोग्लिसराइड है। तो इसका जवाब यही है। अच्छा इनमें से कौन सा विच ऑफ द इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, अगर एक बंदा लेटा हुआ था और वो खड़ा हो गया, अब इससे क्या हो जाता है, हीमो कंसंट्रेशन हो जाती है। अब इनमें से वही होंगे जो एनालिट, अब इसका जवाब है थायरोक्सिन जो है ना वो 11% राइज करते हैं। अगर थायरोक्सिन ना होता तो एल्ब्यूमिन होता है 9% राइज, सेकंड ऑप्शन वो है। तो ऑप्शन भी चेंज कर देते हैं अक्सर, होता कम है लेकिन कोई सरफिरा चेंज कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा सेकंड ऑप्शन भी पता हो। 32 साल एक मिलिट्री ऑफिसर था, वो जनाब जी आया स्क्वाश खेल के ना, स्क्वाश इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव स्पोर्ट्स, ठीक है, और कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो वो आया, उसने जनाब जी कहा कि मेरा नाम जे टेस्ट किए हमने उनके ना, तो इनमें से कौन सा लेवल ज़्यादा होगा? देखें एक्सरसाइज, एनारोबिक, ठीक है, वो होगी तो लेक्टेट बढ़ जाएगा, ग्लाइकोलोसिस भी एक्सेलरेट हो, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, लेक्टेट बढ़ जाएगा। ये तो सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा रिसर्चर है स्पोर्ट मेडिसिन का, उसने कहा कि मैंने एंजाइम लेवल चेंज जो होते हैं उनको सेलेक्ट करना है। ये वही आ गया कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जिसका ज़्यादा होगा वो स्पोर्ट्स जो पहले दिन आया। अच्छा ये भी वही आ गया, इंसुलिन वाला दोबारा रिपीट हो गया है कि इंसुलिन रिस्पॉन्स लेस इफेक्टिव हो जाएगा ओजीटीटी का, ठीक है। और एक वेजिटेरियन है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, ख़ास तौर में ना हमारी पॉपुलेशन तो कम होती है, या फिर बहुत ज़्यादा जो बेचारा पुअर हो वो हो सकता है, क्योंकि हम तो मीट खाते हैं। लेकिन ये हमारा हमसाया मुल्क है ना इंडिया, ये शाकाहारी और वो मतलब उनकी एक कास्ट, एक ऐसा ग्रुप है जो कि ना वो नहीं खाता ये, मतलब मीट की कोई चीज़ नहीं खाता। तो अब उनके अंदर क्या होता है, ये हमारे हीमाटोलॉजिस्ट बहुत अच्छा बता सकते हैं कि जो विटामिन B12 है ना, इसका सोर्स ही एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, एग्स, डेयरी, तो वो तो ये चीज़ें नहीं खा रहे होते, एग्स भी नहीं खाते, और गाय माता और वो मतलब इस तरह उनकी इस तरह एक सोच है ना, एक वो फॉलो कर रहे हैं, उसका उनको ये नुकसान भी होता है, तो फिर उनको सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती हैं। तो इसका यही जवाब है कि B12 तो उनका होगा नहीं। अब वो वाला स्मोकिंग वाला दोबारा रिपीट हो गया, इसका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी मैंने वो जो रीजनिंग वहाँ नहीं लिखी थी, मैंने यहाँ पे वो कर दी है। अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक बंदे ने ना MRI करवाया, ठीक है, वो कहता है, कोई एक एनालिट ऐसा है, आप उसको कहेंगे यार आप ना भाई 24 घंटे बाद आ जाना तब हम आपका कर देंगे। ये जो MRI है ना उसके अंदर क्या होता है कि MRI भी जब कंट्रास्ट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर गोडोलिनम बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपके आपका किडनी सही काम कर रहा है तो विदिन 24 और वो क्या होते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो तब आप कैल्शियम कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर नेगेटिव इंटरफेरेंस होती है, फाल्सली लो आ जाता है। अच्छा वो कहता है कि अगर एक न्यू बॉर्न है और उसके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं है, फिर भी एक एंजाइम ऐसा है
वो कम होगा, तमाम बड़े होंगे एक्सेप्ट वन। देखिए हमने पढ़ा था जब हमने LFT पढ़ा था कि ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो कि न्यूबॉर्न के अंदर कम होता है, जिसकी वजह से उसकी कॉन्जुगेशन कम होती है, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल जॉइंट्स डेवलप होता है। तो इसी की ये काज है। अच्छा, सीरम बिलोरुबिन 5 बेबी का दिया हुआ है नीचे, इनमें से कोई एक ऐसा बताएं जो कि फिजियोलॉजिकल जॉइंट्स को शो करता है। देखिए हमने फिजियोलॉजिकल जॉइंट्स का क्या कहा था, एक तो वो डेवलप होता है आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, और वो ज़्यादातर अनकॉन्जुगेटेड होता है। तो ये वाला तो कट हो गया कि 24 घंटे से कम है, ये 3 दिन का है, लेकिन अब इसका लेवल तो दिया हुआ है, बट अगर फर्दर नहीं दिया हुआ कि क्या क्या है। 3 दिन और मोस्टली कॉन्जुगेटेड है, तो कॉन्जुगेटेड नहीं होता, अनकॉन्जुगेटेड होता है। और 8 साल है, और इसका कोई नहीं हमें डिफ्रेंशिएशन पता, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, ए। ये वही आ गया कि प्री मेच्योर पैदा हुआ था तो कौन सा ज़्यादा होगा, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होगा उसके अंदर। अच्छा, अब मैं एक ये सवाल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। वो कहता है कि एक 82 साला बाबा जी हैं, अब उनके अंदर क्या चीज़ गलत होगी। देखें जो एज कंपेयर ALP में भी हायर, ये गलत है। इसका ALP कम होगा अगर अम्मा होगी उसी उम्र की, क्योंकि औरतों के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा होता है। और आपको पता होगा कि ALP के जो 5 आइसोएंजाइम हैं उनमें से एक मेजर बोन का है और दूसरा लीवर वाला है, तो उनके अंदर कंपैरेटिवली हायर होता है। ये बात गलत है, ठीक है। ये बातें सारी ही ठीक हैं, इनको आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी की गलत थी तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जो एल्डरली अडल्ट होते हैं ना, वो उसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आती, वो है थायरॉक्सिन, ठीक है। इसको आप नॉलेज बेस भी याद रख सकते हैं। इसकी रीजनिंग एक प्रोबेबल ये है कि आल दो थायरॉक्सिन बनना भी कम हो, कंपैरेटिवली कम होता है, बट इट एक्सक्रीशन इज आल्सो डिक्रीज, जिसकी वजह से उसका लेवल मेंटेन रहता है एज कंपेयर टू द अडल्ट जो कि यंग होते हैं। अच्छा, इनमें से तमाम एनालिट मर्दों के अंदर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। देखें ये भी नॉलेज बेस्ड है कि कॉपर जो है ना वो औरतों के अंदर ज़्यादा होता है, और बाकी चीज़ें जो है ना वो मेल के अंदर ज़्यादा होंगी, और काफ़ी सारे एनालिट हैं वो मेल के अंदर ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पर जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन्स वगैरह वो मेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। अब इनमें से देखिए एक ऐसा है जो कि सियाह फाम लोग हैं और वाइट्स, खासतौर पर अंग्रेज़ तो इनमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और वहाँ पॉपुलेशन डिवाइडेड होती है। हमारे तो सारे एक जैसे होते हैं। तो ब्लैक्स के अंदर जो IgG है ना वो 40% ज़्यादा होती है, और जो IgA है ना वो मेरे ख्याल में 20% ज़्यादा होती है। कंफर्म कर लीजिएगा IgA, अगर यानी कि अगर दूसरा ऑप्शन आ जाए ना, वो तकरीबन 20% ज़्यादा होती है। अभी मैं बुक से देख रहा था, मुझे रुक, मैं मुझे 2 सेकंड दे दे, मैं अभी कंफर्म कर लेता हूँ अपनी टेक्स्ट बुक से। हाँ जी, IgA 20% है, कंफर्म हो गया। अच्छा जनाब जी, ये वही आ गया कि शुमाली इलाका याद या हाइटेड या पहाड़ों पे चला गए हैं तो इंक्रीज 2,3 बिस्फॉस्फेट ग्लिसरेट बढ़ जाएगा। अब कैल्शियम क्यों कम हो जाता है समर्स में, उसकी रीज़न क्या है कि जो क्योंकि हम पानी ज़्यादा पीते हैं और एक्सक्रीशन ज़्यादा होती है, तो कैल्शियम इस वजह से कम होता है, एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। अच्छा जनाब जी, एक बंदा है वो हेल्दी वेल्दी हो गया है, ठीक है, उस कौन सा पैरामीटर है जो कि बहुत ही ज़्यादा रेज होगा। ये तो कॉमन सेंस है और आपको पता ही होगा, टीजीज बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाते हैं। इनमें से कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर कम हो जाते हैं। देखें जो टोटल प्रोटीन है ना ये कम हो जाते हैं हीमोडाइल्यूशन की वजह से।
पेशेंट क्रिटिकली इल है, आईसीयू के अंदर दाखिल है, वो कहता है कि जनाब जी इनमें से कौन सी ऐसी तब्दीली है लेबॉर्ट्री के अंदर जो कि मिसलीडिंग है। अब देखें, जो हमारा क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर जो टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल ये सारे कम हो जाते हैं। इसलिए इंतज़ार किया जाया जाता है, अगर आपने उनके लिए प्रोफाइल करना है तो वो थोड़ा द नॉर्मल आ जाए फिर हम कराते हैं। अच्छा, एक औरत है, लेफ्ट मेस्टेक्टमी 5 मंथ पहले हुई, राइट जो है ना वो 1 महीना पहले हुई है। ठीक है, तो वैसे जो मेस्टेक्टमी का है ना कि अगर आपकी लेफ़्ट हुई हुई है तो आप राइट साइड ऑफ द आर्म से ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो, लेकिन इसकी तो दोनों ही मेस्टेक्टमी हो गई हैं। फिर ये होता है कि अगर दोनों हुई हैं, अगर किसी एक का ड्यूरेशन ग्रेटर देन 6 मंथ है, फिर आप उस साइड से ले सकते हैं। क्योंकि वो आर्म के ऑप्शन नहीं है तो आपके पास दूसरी ऑप्शन तो है ना, तो आप वो यूज़ कर लें, एंकल से ले लें। ठीक है, तो ये है इसका जवाब। और फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी ज़्यादा आपके लिए इजी टू असेस है। ठीक है, तो क्यूबिटल वेन तो वैसे उड़ गई ना, दोनों नहीं ले सकते। अब कहाँ आप जुगुलर वेन के अंदर क्या आपने जाके करना है, इतना उसको ख़तरे में डालना है। और फेमरल ज़रा ऊपर होती है तो इजी है अप्रोच राइट एंकल में। ये वही सवाल आ गया है कि पहले कौन सा करेंगे, तो वो कल्चर बॉटल करेंगे पहले फेल। तो ये मैंने CLSI जो है ना हमारी क्लिनिकल लेबॉर्ट्री स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये काफ़ी सारी गाइडलाइन देती है, तो ये उसकी गाइडलाइन है और WHO ने भी इसको एंडोर्स किया हुआ है। अच्छा, सोडियम फ्लोराइड है, ठीक है, वो क्या कहता है प्रिजर्वेटिव ग्लूकोज के लिए यूज़। सोडियम फ्लोराइड के बारे में कौन सी बात ठीक है। देखिए, एक सवाल हमने शायद पहले भी पढ़ा था कि एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ना सोडियम फ्लोराइड में आपसे टेस्ट करवाया था और थोड़ी देर बाद उनको कहा कि आप अपना सैंपल रिट्राइव करके ना आर्काइव से, क्योंकि हम सैंपल 24 to 72 आवर्स तक रखते हैं, तो वहाँ से आप ना इसका यूरिया कर दें। तो पैथोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं भी यूरिया नहीं हो सकता, क्योंकि यूरिएज इंसान को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, ये इसकी बात है। और इसके अंदर एंटी ग्लाइकोलिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट भी करता है। ठीक है, क्यों नहीं सिग्निफिकेंट होती है ग्लूकोज कंसनट्रेशन। ये इसके जवाब ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी ट्यूब है जो कि PCR के लिए नहीं हम यूज़ कर सकते। देखिए, जो हेपरिन है ना, हेपरिन हेपरिन वो किसी भी उसके साल्ट के साथ हो, इट इज़ वेरी अनसूटेबल फॉर PCR। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि आपकी जो एम्प्लीफिकेशन है ना वो इनहिबिट हो जाती है। आपको ये मॉलिकुलर वाले ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। ये एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज A और B, ये तो खैर उनकी सबसे अच्छी ट्यूब्स हैं जो कि PCR के लिए यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा आप ये दो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि ABGs का सैंपल लिया है आपने, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको सैंपल लेना चाहिए। देखें, सुरिंज विद लिथियम हेपरिन आपको यूज़ करना चाहिए। क्यों लिथियम हेपरिन यूज़ करना चाहिए? क्योंकि सोडियम को हमने मेजर करना होता है, हमने एनाइन गैप निकालना होता है। ठीक है, और लिथियम हेपरिन ट्यूब नहीं यूज़ करनी, सुरिंज यूज़ करनी है। क्योंकि अगर आप सुरिंज से उसको ट्यूब के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो गैसेस शामिल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी इस वजह से नहीं है। अच्छा, CLL है, हाइपरकलीमिया आया। ठीक है, अब उसका ना उन्होंने देखा कि ना यार ये डिफरेंस आ रहा है ना डिफरेंट ट्यूब्स के अंदर। देखें ना, जो हाइपरकलीमिया उसका प्लाज्मा में आया। ठीक है, फिर हमने उसको ना प्लेन ट्यूब से किया। ठीक है, फिर उसका पोटाशियम लेवल कम हो गया। ठीक है, अब ये ना एक ऐसी चीज़, ये फिनोमिना है, पता है क्या होता है कि जो इंक्रीज सेंसिटिविटी होती है ल्यूकेमिक सेल की टुवर्ड्स हेपरिन, वो बर्स्ट होना शुरू कर देते हैं। एक हमने इससे पहले भी एक सवाल किया था कि कौन सी एनालिट्स हैं जो कि फॉल्सली रेज हो जाते हैं ड्यू क्योंकि वो इंटरसेलुलर ज़्यादा होते हैं, तो ये एक रीज़न है। वाइल कलेक्टिंग CSF, जो 3 ट्यूब्स आपको पता है हम यूज़ करते हैं, 1 2 3।
देखिए जो 1 वाली है ना वो हम ग्लूकोज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें शायद 1 का ही पूछा गया है। 2 हम यूज़ करते हैं अबाउट द माइक्रोस्कोपी, और 3rd हम यूज़ करते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, ठीक है, रिजल्ट ऑफ बायोकेमिकली सोडियम क्या है, नॉर्मल, पोटाशियम बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम कम है। देखें जब ये दो फाइंडिंग आपको मिले ना, हाईली रेज पोटाशियम एंड वेरी लो कैल्शियम, तो आपको सबसे पहले ईडीटी कंटेमिनेशन को रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि ईडीटी क्या करता है, कैल्शियम को, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या करता है, उसको चिलेट कर देता है, बाउंड कर देता है, वो मैयर नहीं होगा। और पोटाशियम ईडीटी से साल्ट यूज़ किया जाता है, इस वजह से पोटाशियम ज़्यादा होता है। उम्मीद है कि मैं चीज़ों को आसान कर पाया हूँगा, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।